इस टाइप का मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था, है ना। मैंने यहाँ पे एक इस टाइप से एक लाइन भी बनाई थी। ये लाइन क्या शो करती है, वेपर प्रेशर को। यहाँ पे हमने लिखा है वेपर प्रेशर, और ये जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये देखो बेटा, ये वेपर प्रेशर किसके लिए है, ये लाइन हमने किसके लिए बनाई है, सोलवेंट के लिए। और ये जो ग्राफ बना है वो किसके लिए बना है, सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाला टेम्परेचर, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेपर प्रेशर। तो जो सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आ रहा है बेटा, कम आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट इज लेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट इज लेसर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो इसको हमने क्या लिखा था यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखा था टी नोट बी, और यहाँ लिखा था हमने टी बी। टी बी का मतलब है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नोट बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। और इन दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी नॉट बी, डेल्टा टी बी के बराबर हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी बी के बराबर, जो किसके बराबर होगा, जो होगा एक्चुअल में टी नॉट बी माइनस टी बी के बराबर, है ना। टी नॉट बी माइनस टी बी के बराबर है। अब ये जो टेम्परेचर में जो एलिवेशन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, हमने ये बात बताया था बेटा कि जो एलिवेशन आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, जो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हुआ किसका, ये जो टी नॉट बी है मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये किस किस मतलब ये जो टी नॉट बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के। एम यहाँ पे क्या है, मोलेलिटी। एम का मतलब है मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मोलेलिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें पता है एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, टी नॉट बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम अभी हमने बता दिया बेटा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो के बी है इसको हम बोलते हैं बेटा के बी इक्वल टू मोलल एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या इसको एक और वर्ड से भी हम जानते हैं, केबी को और हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक। ध्यान देना बेटा, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। केबी का मीनिंग क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और केबी को मतलब और हम क्या बोल सकते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब अगर एक कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी क्या है बेटा, 1 है, मोलरिटी क्या है उसकी, 1, तो केबी की वैल्यू क्या रह जाएगी, केबी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टी नॉट बी के बराबर, है ना। डेल्टा टी नॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, उसके केबी के बराबर हो जाएगा। अब डेल्टा टी नॉट बी क्या है, elevation in boiling point will be equal to the molar elevation constant if the molality of the solution is 1, if the molality of solution is 1।
तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? इट मे बी डिफाइंड द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट when the molality of the solution is unity। यहाँ इसको हम बोल सकते हैं 1। तो क्या हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा? उसके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। अब ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है बेटा के बी, ये हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो के बी की वैल्यू है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, किस टाइप का सॉल्यूशन हमने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और केबी की वैल्यू हर टाइप के सॉल्यूशन के लिए क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी, डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबके लिए सेम नहीं होती है। केबी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? हर सॉल्यूशन के लिए अलग अलग आएगी। और वो वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। बात समझ में आई होगी आपको। अब हम इसको किस टाइप से डिराइव करेंगे? अगर हमारे पास में कोई भी एक सॉल्यूशन दे दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है और इस सॉल्यूशन में कोई सोल्यूट डिजोल्व है, ठीक है। अब इस जो सोल्यूट है ना, इसका हमें निकालना है बेटा, इसका मोलर मास फाइंड करना है। इसका मोलर मास कितना है? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला है बेटा, आपको पता है, टी डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम यहाँ पे क्या है? मोलरिटी है। एम यहाँ पे क्या है बेटा? मोलरिटी। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? देखो, ये जो एम मोलरिटी है ना, इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे मोलरिटी फाइंड करने के लिए। क्यों करेंगे? ध्यान से सुनेंगे बेटा। एम की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, एम की जगह क्या लिखेंगे? ये वैल्यू लिखेंगे। ये लिखा है W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। ये W1 लिखा है। ये वैल्यू हम क्यों लिख रहे हैं? सपोज हमने मान लिया ए मोलिलिटी ऑफ द इज द नंबर ऑफ सोल्यूट। आपको पता है बेटा मोलिलिटी क्या होती है? मोलिलिटी क्या होती है? मोलिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन की मोलिलिटी कहते हैं। तो 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हमें नहीं दे रखा है और हमें अगर ये पता है कि जो सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है वो कितना है, उसका उसका मास कितना है, सपोज हमने मान लिया W2 ग्राम है उसका मास। कितना है? सोल्यूट का मास कितना है? सपोज W2 ग्राम है। और ये जो W2 ग्राम का जो सोल्यूट है, इसका मोलर मास, इसका क्या है बेटा? मोलर मास हमें पता हो, मोलर मास सपोज हमने M मान लिया, तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? W2 डिवाइडेड बाई M से। W2 क्या है? W2 क्या है बेटा? W2 है सोल्यूट का मास, मास ऑफ द सोल्यूट। और M क्या है? मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करना है? सोलवेंट। किसका, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1000 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट मिक्स है। तो इसको हम किस टाइप से लिख देंगे? 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? नीचे W1 आ जाएगा। W1 का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द सोलवेंट। W1 क्या है? मास ऑफ द सोलवेंट मान लो। W1 क्या है? मास ऑफ द
सोलवेंट। अब इसको किलोग्राम में लेना है, किलोग्राम में लेना है, या इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम में कितना सोलवेंट डिजोल्व है। तो फॉर्मूला हमारे पास में जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू, हमें पता है के बी इंटू एम होता है। एम की वैल्यू अभी हमने निकाल ली बेटा, ये एम की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू पुट करनी है, ये एम की वैल्यू पुट करेंगे हम फॉर्मूले में, ये एम की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा देंगे। एम की जगह लिख देंगे हम, एम की जगह हम लिख देंगे W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है, M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W1 इक्वल टू मास ऑफ सोलवेंट। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी मोलरिटी निकाल सकते हैं। अब हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला लगाया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू, अब देखो एम की वैल्यू ये लगा देंगे, ये एम की वैल्यू ये लगाएंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, किसका, सोलवेंट का, सोल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, ग्राम में उसका क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब हम इस फॉर्मूले से कर पाएंगे। तो इसके ऊपर मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दूंगा, आपको सोल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसी बेस पे। तो क्वेश्चन है, देखो बेटा, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको केबी की वैल्यू फाइंड करनी है, केबी की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये फाइंड करनी है, ऑफ वाटर इट बीइंग गिवन डेट 0.1 मोलर एक्वस solution of the substance boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी के अंदर अगर हम कोई सोल्यूट मिला देते हैं, कोई हमने सोल्यूट मिला दिया, जिसका आपको क्या करना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फाइंड करना है, केबी फाइंड करना है। जब हम उस सोल्यूट को पानी में मिला देते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 100.052 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ गया ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आएगी। तो डेल्टा, देखो फॉर्मूला हमारे पास में है, फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, डेल्टा टीबी की वैल्यू देती है ना, डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया है, मतलब कितने से बढ़ गया है वो, 100 से बढ़कर कितना हो गया, 100.052 हो गया है। तो हमें क्या फाइंड करना बेटा, हमें फाइंड करना है डेल्टा टीबी, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या है,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा है, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, माइनस कर देंगे इसमें से 100, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी 0.052 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आया बेटा, डेल्टा टीबी की वैल्यू आई है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू फॉर्मूले में लगाएंगे हम, है ना। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू लगा देंगे और के बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी नॉट बी डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका तो पता है डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। तो अगर हम के बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा टी बी की वैल्यू ये देखो 0.052 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में बेटा 0.1 मोलर है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये दे रखा देखो ये 0.1 मोलर। तो एम की वैल्यू हमें दे रखी है, एम की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1, ये हमने लिख दिया। तो केबी की वैल्यू आ जाएगी, केबी यहाँ पे क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, यही हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फाइंड करना था, मतलब हमें केबी फाइंड करना था। तो केबी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा। और आंसर आ जाएगा आपके पास में, केबी की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास में 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ये इसका आंसर आएगा बेटा। अब ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया है, जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के। अगर समझ में आया है तो कुछ क्वेश्चंस देंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देंगे, वो आप लोगों को सोल्व करना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है, अगर आप किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हो और सॉल्यूशन बना लेते हो। हमने क्या क्या सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देने से सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मतलब जब हम प्योर सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन के कंपेयर करते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा वाटर की, और हम दूसरा एक बात करते हैं इसकी, इसका कंपैरिजन करते हैं सोल्ट वाटर से या सोल्ट सॉल्यूशन से करते हैं, सोल्ट सॉल्यूशन। तो ये तो प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा आप लोगों को पता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि सोल्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा बेटा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस।
मतलब जब आप सॉल्यूशन बना लेते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसी को हमें समझना है। ठीक है बेटा, इसी को हम इसमें समझेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी। क्या बोलते हैं इसको? क्रायोस्कोपी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायोस्कोपी। तो कुछ जनरल डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो लिक्विड है किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसी कंपैरिजन में लिक्विड भी वापस किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वाटर से आइस कब बनती है? कितने डिग्री सेल्सियस पे बनती है वाटर से आइस? वाटर से आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे बनती है? आप सभी बच्चों को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट होगा? आइस में। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस किस में कन्वर्ट होती है? वाटर में कन्वर्ट होती है। तो इक्विलिब्रियम पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस पे दोनों स्टेट मिलेगी हमें, वाटर की स्टेट भी मिलेगी और आइस की स्टेट भी मिलेगी, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, और इस सिचुएशन पे इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चा? बहुत कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सब्सटेंस का? बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम सोलवेंट की बात करते हैं तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ये तो हमने बात की वाटर की, जो कि क्या है? प्योर सोलवेंट है, ये प्योर सोलवेंट है। अब इसी वाटर में हम अगर कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, इम्प्योरिटीज का मतलब इसमें हमने सोल्ट मिक्स कर दिया या फिर हमने इसमें शुगर ऐड कर दी और हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आई होगी आपको। रीजन ये है कि जो सॉलिड होते हैं बेटा, जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर हमेशा ही लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में हमेशा ही क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। क्योंकि सॉलिड तो वेपराइज होते ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल वेपर बनते हैं उसमें। तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के कंपैरिजन में हमें क्या माना जाता है? हमेशा कम माना जाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता चल ही गया होगा बेटा कि वो एक टेम्परेचर का पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। और सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन बनता है, अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में उसका टेम्परेचर कम रहेगा, और वो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी बेटा आपको? बात समझ में आ रही है ना? ये हम पढ़ रहे हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने वेपर प्रेशर बनाया है, ये मैंने ग्राफ बनाया है। ये किसको शो कर रहा है? ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है लिक्विड सोलवेंट को। ये लिक्विड सोलवेंट के लिए ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को मैं नाम दे देता हूँ ए एंड बी। ए एंड बी
यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक चला है, मतलब लिक्विड प्योर सोलवेंट है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। जब हम इसको क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर कम करेंगे, जब इसका टेम्परेचर कम किया जाता है ना बेटा, जब हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। जब सोलवेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या बढ़ता है, क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो ये हो गया बेटा, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाला ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट का पॉइंट है। ये पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, दोनों की ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जहाँ पे लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा, ये पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, ये फ्रीज होगा। तो इस इससे इस टेम्परेचर से नीचे ये क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। इस पॉइंट से ऊपर क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और ये क्या है बेटा, इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जहाँ पे ये क्या रहेगा बेटा, इस कंडीशन पे ये क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये हमने बात की है किसकी, प्योर कंडीशन में। अब अगर हम इस प्योर सोलवेंट में कुछ हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, कुछ हमने सोल्यूट ऐड कर दिया और क्या बना लिया हमने, सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन का देखते हैं वेपर प्रेशर हमेशा किसके कंपैरिजन में कम होता है बेटा, सोलवेंट के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। तो ये इसका वेपर प्रेशर है, सपोज किसका, सॉल्यूशन का। तो जब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जब हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका जो वेपर प्रेशर है, मतलब ये जो है ना, जो सॉल्यूशन है, इसका जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर कम होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सपोज ये पॉइंट है जहाँ पे ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम एक और इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टी एफ टी नॉट एफ को। टी नॉट एफ क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। और ये जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट, इसको हम लिखेंगे टी एफ से। और टी एफ क्या है यहाँ पे, ये है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए बेटा कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है या फिर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो इस ग्राफ को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू सोलवेंट। सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई है, जबकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लेस है फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन कितना आया फ्रीजिंग पॉइंट में, हम इसको लिखेंगे डेल्टा टी नो, डेल्टा टी एफ से। वापस से बता देता हूँ, अब जो डिप्रेशन आया ना बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में, जितना डिप्रेस हुआ, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिख देंगे डेल्टा, डेल्टा टी एफ। इसके बराबर हो जाएगा, ये होगा बेटा डेल्टा नॉट टी नॉट एफ माइनस टी एफ के बराबर। ठीक है, ये टी एफ नॉट क्या है बेटा, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट जो कि हमेशा ज्यादा होता है। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमेशा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका हम एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन ऑन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा, डेल्टा
TF से, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना मोल्स सॉल्वेंट के मौजूद है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा TF, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक इक्वल का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे KF से इंटू M। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया जिससे हम डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। KF यहाँ पे क्या है बेटा, KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। M इक्वल टू क्या है, मोलेलिटी, मोलेलिटी है, M इक्वल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा TF क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर, है ना, चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें फाइनल फॉर्मूला लिखना है कैलकुलेशन के लिए, तो वो भी हम इसको लिख देते हैं बेटा, डिराइव कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा ना ये अगर हमें इसकी फॉर्मूला इसका हमें इसको एक्सप्लेन करना है डेल्टा TF को, तो डेल्टा TF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसके बराबर होगा, KF के बराबर हो जाएगा कब, जब M इक्वल टू क्या होगा 1। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलिलिटी यूनिटी है तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होगा, उसके मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। और KF को और हम क्या बोलते हैं बेटा, KF को अभी मैंने बताया, इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो आई थिंक आप सभी को